स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, रितेश कुमार मैं। कल जो सेशन पढ़ाए थे हम उससे आगे लेकर चल रहे हैं। इससे पहले कि कुछ ऑफलाइन से किसी ने बोला है कि कुछ सर ये मेरा पैगाम है, उसे ऑनलाइन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमने ठीक है भाई, देख लेंगे। इस पैगाम के लिए 3 बार 4 बार मेरे पास किसी ने बताया कि नहीं, ठीक है कोई नहीं। देखते हैं क्या है। तो बता दूं क्या बोलना चाह रहे हैं साहब जी? चलिए बता दे रहा हूँ। दर्द कितना है बता नहीं सकते, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितना है दिखा नहीं सकते। आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंखों से समझ सको तो समझ लो, गम कितने हैं गिना नहीं सकते। बहुत बढ़िया। चलिए, इस सब चीज में कुछ रखा नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा हर किसी से कि जिंदगी में एक बात याद रखना, लड़का हो या लड़की हो, मतलब इंसान कोई भी हो, सबको याद रखना चाहिए कि जीवन में किसी मतलब किसी को भी रुलाकर, जीवन में किसी को भी रुलाकर, आप समझ रहे हो, रुलाकर या उसे उसका दिल दुखाकर समझ रहे हो कि हम खुश हैं, तो वो खुशी खुशी नहीं है। वो या किसी का दिल दुखाकर या किसी को रुलाकर सोच रहे हो कि एक हवन भी करा दे भगवान के लिए कि उससे मुझे सुख की प्राप्ति हुई हो, तो उससे तुम या मैं या कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। और जिंदगी में किसी भी एक भर दिन में, पूरे दिन में किसी को हंसा, एक व्यक्ति को भी हंसा कर कोई सोच, एक व्यक्ति को भी हंसा दे कोई, तो वो समझे कि उसको हवन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसे बहुत मतलब कि सुकून मिलेगा दिल में कि हाँ, मैंने किसी को हंसाया, किसी को दर्द नहीं पहुंचाया। तो कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें लागू रहे कि किसी को रुलाया ना जाए और ना किसी को दर्द पहुंचाया जाए। वो चीज़ अच्छा है कि ये सब चीज़ कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि माँ बाप से बढ़ के कुछ है नहीं। आप लोग कोशिश कीजिए कि गलत चीज़ों से दूर रहिए और पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे मैं हूँ या कोई हो। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज़ में कुछ रखा नहीं है, ये चीज़ तो लाइफ का एक पार्ट है, आते जाते रहेगा। और बहुत लोग आएंगे लाइफ में, बहुत लोग जाएंगे। और थोड़ा सा दुख होगा कि हाँ, कोई आया कोई गया, वो इतना किसी के लिए किए, अरे कुछ नहीं किए। वो सब चीज़ कुछ है नहीं, ये सब चीज़ मोह माया है। और इस मोह माया से दूर हटिए। कोई ये ज़्यादा कुछ हो इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज लग रहा है कि आज हर चीज़ यही चीज़ है, तो कोई ये चीज़ है नहीं। आगे चल के कोई जॉब मिल जाए या कोई सक्सेसफुल हो, जो सक्सेसफुल हो वो उसी के लिए सब कुछ है। जिसके पास सक्सेसफुल नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं है, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुनिए, तो एक तरफ नदी है और एक तरफ परियोजना है। तो महानदी, सतलज नदी, चंबल नदी और तापी नदी, ये क्या है कि एक नदी का नाम है। और दूसरा तरफ है कि इस नदी पे कौन कौन सा बांध बनाया गया है, इसको देखते हैं। तो महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। और सतलज नदी पे कौन सी है? भाखड़ा नंगल बांध है। चंबल नदी पर कौन सी है? तो चंबल नदी पे है ये, हो जाए गंगा गांधी सागर, ठीक है। काकापारा ताप्ती नदी पे है, ये सूरत में है। तो
आप लोगों को बताया कि नदी का किस नदी पे कौन कौन सा बांध है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग आप लोगों को बताए थे कल के क्वेश्चन में कि कौन कौन सा बांध कहाँ कहाँ पे है, किस राज्य में है और किस जिला में है। और आज उसको रिपीटेशन करना उचित नहीं समझ रहे हैं, इसके चलते मैं आगे चल रहा हूँ। जैसे कि महानदी कहाँ पे, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये है आप लोगों को उड़ीसा में। और ताप्ती नदी है सूरत में। चंबल नदी है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और सतलज नदी है, ये भी भखड़ा नंगल बांध पंजाब में है। तो ये आप लोगों को रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये भी बोला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है, एक तरफ मृदा है और एक तरफ राज्य है। किस राज्य में कौन सी मृदा है, इसको सुमेलित करना है। किस राज्य में कौन सी मृदा है, ये चीज सुमेलित करना है हम लोगों को। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये जलोढ़ मृदा किस किस नदी के बीच में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिंधु और गंगा के बीच में। पाया जाता है सिंधु और गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है जलोढ़ मृदा बहुत अधिक। और काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में। तो राजस्थान मरुस्थल के नाम से राजस्थान मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो एक का दो, दो के तीन, तीन के एक, एक का दो, दो के तीन, तीन का एक, 3 नंबर है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है और सहायता के अनुसार, देय कूट की सहायता के अनुसार ही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या है, सिपकिला दारा है, नीति दारा है, नाथुला दारा है और बोमडीला दारा है। तो इसको सुमेलित करते हैं कि क्या कौन सा दारा कहाँ पे है। तो सिपकिला दारा कहाँ पे है, तो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा सिपकिला दारा। और नीति दारा कहाँ पड़ जाएगा, उत्तराखंड में। और नाथुला दारा कहाँ पड़ जाएगा, नथुला दारा सिक्किम में पड़ जाएगा। और बोमडीला दारा कहाँ पड़ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। तो इसके अनुसार कौन सा होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए नंबर इसका आंसर होगा। और इसके अनुसार हम लोग कुछ देखते हैं कि धारा को देखते हैं कौन कौन सा धारा किधर किधर है। तो इसमें कौन सा मैप लिया जाए। देखिए नाथुला धारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा सिक्किम, सिक्किम राज्य रहा यहाँ पे। नाथुला धारा यहाँ पड़ जा रहा है। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश इधर तो पूर्वोत्तर राज्य का है। और कोई है क्या मैप में, नहीं होगा तो कल लाएंगे आप लोगों के लिए मैप दूसरा, नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कल मैप के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे कि नहीं, मैप के थ्रू कल लाएंगे मैप एक, जो मेरे पास अभी है, जो पेन ये लैपटॉप में है, तो उसको देखेंगे कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों में नहीं आता है, नहीं पाता है, नहीं पाता है, चलिए ठीक है।
ऊर्ध्वाधर किरण क्या होता है कि जो सूर्य हमारे ये हमारा ग्लोब हो गया। ये हमारा ग्लोब हो गया। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। और ये हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया, उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें हमारा भारत कहाँ पड़ जाता है? तो भारत की स्थिति यहाँ पे पड़ जाता है 0 डिग्री देशांतर हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ पे पड़ जाता है उत्तर पूर्वी भारत में पड़ जाता है, उत्तर पूर्वी अक्षांश में पड़ जाता है हमारा भारत। तो हम लोग देखेंगे, एक भारत के मैप लेते हैं, उसके अनुसार देखते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हमारा एक भारत का नक्शा है। और ये हमारा भारत यहाँ पे है। ये भारत जो हम बनाए हैं वहाँ पे ग्लोब पे, वहाँ पे मेरा भारत की स्थिति है। और ये चतुर्भुजाकार है हमारा भारत मैप, ये अक्षांश और देशांतर पे पृथ्वी पे। और ये हमारा यहाँ से कर्क रेखा, कर्क रेखा ये हमारा गुजरती है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा। तो यहाँ से हमारा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ किरणों को नहीं पाता है, मतलब कौन सा जगह यहाँ पे है? जो श्रीनगर है, मुंबई है, और चेन्नई है, और तिरुवनंतपुरम है। 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कौन सी जगह है हमारा भारत का स्थिति, मतलब कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर किरण नहीं पड़ेगी। तो हमारा ऊर्ध्वाधर किरण कहाँ पड़ेगी? तो जब सूर्य 23.5 डिग्री से लेके 23 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक हमारा सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण पड़ता है, यानी सीधे सीधी रेखा में और तिरछी रेखा में सीधी रेखा में पड़ता है। 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक हमारा भारत का सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि सूर्य कहाँ से 23 डिग्री के बीच में कौन कौन सा इसमें शहर आ रहा है। तो मुंबई आ रहा है यहाँ पे, ये मुंबई महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। ये हमारा हमारा मुंबई यहाँ पे, ये हमारा मुंबई हो गया। और उसके बाद चेन्नई कहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को? यहाँ पे तो केरल हो जाएगा। चेन्नई ये रहा हमारा। और क्या हो गया? तिरुवनंतपुरम कहाँ पे आ जाएगा? तिरुवनंतपुरम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा इसके नीचे 23 डिग्री साउथ में हमारा सूर्य का स्थिति रहता है। लेकिन 23 डिग्री नॉर्थ में हमारा 23 डिग्री कर्क रेखा के कर्क रेखा के नॉर्थ में हमारा सूर्य की स्थिति नहीं नहीं पाया जाता है। 33 डिग्री नहीं पाया जा 23 डिग्री सूर्य के नॉर्थ में, मतलब कर्क रेखा के नॉर्थ में सूर्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। इस कारण हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो यहाँ पे J&K, यहाँ पे ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हमारा सूर्य जाएगा ही नहीं, जम्मू कश्मीर तक हमारा सूर्य जाएगा ही नहीं। इस कारण हमारा सूर्य नहीं, मतलब सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर के साथ चुनिए। और एक चीज देख लेते हैं इसमें पीछे वाला क्वेश्चन में कि भारत की स्थिति पे
भारत की स्थिति हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा पे कितना डिग्री पे बसता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे है कन्याकुमारी। कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और यहाँ पे है इंदिरा इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे है इंदिरा कॉल। ये रहा इंदिरा कॉल। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और सबसे भारत की दक्षिणी बिंदु कौन सी हो जाएगी? दक्षिणतम और दक्षिणी में अंतर होता है। दक्षिणतम बोल रहा है तो ये सबसे पूरा दक्षिण में हमारा भारत के सबसे अंतिम छोर पे जो कोई भी भाग अब होगा वो दक्षिणतम बिंदु होगा। और दक्षिणी होगा कि स्थल रेखा, स्थल बिंदु से मतलब भारत की स्थलीय सीमा वो बोलेगा। भारत की स्थलीय सीमा कहाँ पे है? तो हमारा कन्याकुमारी पड़ जाता है। और इंदिरा पॉइंट यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है। तो ये हमारा इंदिरा इंदिरा पॉइंट है लद्दाख में। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा कन्याकुमारी कन्याकुमारी के पास है कौन सा, कितना डिग्री अक्षांश होता है और देशांतर होता है। और अक्षांश भी देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। तो ये कितना डिग्री देशांतर होता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अक्षांश और देशांतरीय रेखा होता है। और यहाँ पे है किबुथु, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। और ये रहा कच्छ का रण। कच्छ का रण में यहाँ पे कितना पड़ जाएगा? भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कितना पड़ जाएगा हमारा? तो भारत का पूर्वी बिंदु पड़ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे हमारा 68 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। ये 25 मिनट हो जाएगा हमारा। तो भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट से लेके पश्चिमी बिंदु कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट हमारा, मतलब कि ये पड़ जाएगा। और ये दोनों पूरे में पड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे कि भारत की स्थिति कितना है? तो भारत की स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। और ये देशांतर में क्या बोलेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तरी अक्षांश देशांतर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर में पड़ता है। यानी उत्तर उत्तर और पूरब पूरब कभी भी क्वेश्चन में आया कि भारत की अक्षांशीय और देशांतर बिंदु कौन सी है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि कौन किस में उत्तर उत्तर और पूरब पूरब है। तो एक आएगा कितना? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। और ये देशांतरीय बिंदु आएगा। और अक्षांशीय बिंदु कितना आ जाएगा? नहीं सॉरी, अक्षांशीय बिंदु ये हो जाएगा। अक्षांशीय बिंदु हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय बिंदु कितना हो जाएगा? तो देशांतरीय बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये हमारा देशांतरीय बिंदु हो जाएगा। तो ये हमारा देशांतरीय बिंदु हो गया और ये हमारा अक्षांशीय बिंदु हो गया। तो अक्षांशीय और देशांतर में हम आप लोगों को समझाए कि अक्षांश और देशांतर में कितना डिग्री पर हमारा भारत है। और इसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल नहीं, ये इसका मतलब कि इंदिरा इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। इसका 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ जाता है। और चौड़ाई कितना पड़ जाता है? तो चौड़ाई पड़ जाता है 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पड़ जाता है। तो लंबाई ये आप लोगों को बताया और चौड़ाई बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है? भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर? तो उत्तर पूर्व दिशा में है। भारत की स्थिति कहाँ पे है ग्लोब पे? तो यदि कोई क्वेश्चन आ गया कि भारत की स्थिति ग्लोब पे कहाँ पड़ता है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पे उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए, चयन करें। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें कि नीलगिरी एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया है, पर्वत या पर्वत श्रेणी दिया है, दूसरी तरफ इसकी चोटी दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोडा बेट्टा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को सतपुड़ा का धूपगढ़ हो जाएगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की तो माउंट आबू हो जाएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा सागर माथा, ये या माउंट एवरेस्ट इसको बोलते हैं, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो ये आप लोगों को समझाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोडा बेट्टा है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है सागर माथा। और हिमालय की सब नहीं सॉरी अरावली की सबसे माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। ये है यार, हाँ ठीक तो है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सागर माथा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लेकिन देखिए इसमें और एक क्वेश्चन है कि अरावली जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं दिया है, माउंट आबू नहीं होता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी होता है गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्यों कौन सा होता है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होता है इसका। इसकी ऊंचाई है कितना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मतलब ये बोल रहा है कि ये अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम इसको बोलते हैं, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, एक अवरोही होता है एक आरोही होता है। ये होता है आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। तो इसको हम देखते हैं कि भारत में मृदा का विस्तार सही और अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है भारत में, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद कौन सी पाई जाती है, उसके बाद क्या कौन सी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अंत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों को, तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इसका आंसर बी होगा। और जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के बारे में हम कल आप लोगों को बताए हैं कि किस किस प्रदेश में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी ये आप लोगों को पाया जाता है उत्तरी भारत के मैदान में पाया जाता है। और लाल मिट्टी छत्तीसगढ़ के आसपास पाया जाता है। काली मिट्टी पाया जाता है गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके और केरल, तमिलनाडु इस साइड में पाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा तरफ पाया जाता है लेटराइट मिट्टी, या और कुछ असम में भी पाया जाता है और नीलगिरी पहाड़ी के आसपास भी पाया जाता है ये लेटराइट मिट्टी। इसलिए कि नीलगिरी पहाड़ी के पास वहाँ पे चाय की खेती होती है, चाय की खेती होती है। और चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। और असम के पास असम असम के पास भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। तो वहाँ पे भी पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। और कुछ बंगाल में भी पाया जाता है, इसलिए कि बंगाल में भी चाय की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती किस किस की होती है, तो धान की खेती हो जाएगी और मूंगफली की खेती हो जाएगी। लाल मिट्टी में थोड़ा सा गेहूं गेहूं की खेती हो जाती है। और काली मिट्टी में किसकी खेती होती है, तो कपास की खेती हो जाती है। ये आप लोगों को कल बताए थे, लेकिन आज भी बताए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेशन जरूरी है, जितना रिपीटेशन होगा सबकी मतलब ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। तो उसके अनुसार मेरा जो काम था रिपीटेशन का भी, वो भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ में। और भारत, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूह क्रम में बांटा गया है। भौगोलिक संरचना को कितने क्रम में बांटा गया है, तो 4 क्रम में बांटा गया है भौगोलिक संरचना को। भारत की भौगोलिक संरचना को कितने क्रम में बांटा गया है, तो 4 क्रम में बांटा गया है। कौन कौन सी है, तो ये कौन कौन सी है ये, तो उत्तर पर्वतीय भारत, जैसे कि हिमालय हो गया जम्मू कश्मीर तरफ, तो उधर उधर ज्यादा पर्वत पर्वत और पठार है, तो हम लोग उसको एक भाग में बांट देते हैं, तो उत्तर पर्वतीय भाग बोल देते हैं, उत्तर। दूसरा कौन सा हो जाएगा हम लोगों को, तो दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा कौन सा हो जाएगा हम लोगों को, तो तीसरा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, तो तटवर्तीय मैदान हो, तटवर्तीय मैदान या द्वीप समूह हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4। और चारों को हम एक मैप के अनुसार भी डिफाइन डिफाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, उत्तर पर्वतीय भाग है, तो ये सब उत्तर पर्वतीय भाग हो जाएगा हमारा। यहाँ से उत्तर पर्वतीय भाग हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया यहाँ किनारे बीच में। और उत्तर का विशाल मैदान, ये सब उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा हमारा, तो विशाल मैदान हो जाएगा। और तटवर्तीय क्षेत्र यहाँ से लेके हमारा ये तटवर्तीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हमारा 4 भाग में हम लोग बांट दिए, 1 2 3, और ये चौथा भाग है, 4 भाग है। तो इसको 4 भाग में हम बांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर चुनिए। तो ये दिया है, एक परियोजना दिया है, और एक तरफ नदी दिया है, और एक तरफ परियोजना दिया है। एक तरफ नदी का नाम दिया है, दूसरी तरफ उस नदी पे कौन कौन सी परियोजना या बांध है वो चीज़ दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा किस नदी पे कौन सी परियोजना, किस नदी पे कौन सी परियोजना है। तो इस पे हम देखते हैं कि कौन सी परियोजना है। कृष्णा नदी पे कौन सा है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, ये एक का एक ही हो जाएगा। और दो का सतलज नदी पे टिहरी बांध है, हाँ टिहरी। एक का एक, नहीं नहीं नहीं, ये एक का सतलज नदी पे कौन सा है, सतलज नदी पे हो जाएगा हीराकुंड बांध, नहीं भखड़ा नंगल बांध, सॉरी सॉरी सॉरी, भखड़ा नंगल बांध हो जाएगा। और महानदी पे कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। और भागीरथी पे कौन सी हो जाएगा, ओ यार, सतलज महानदी पे हीराकुंड बांध, और टिहरी टिहरी बांध भागीरथी नदी पे हो जाएगा। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन, सतलज नदी पे भखड़ा नंगल बांध हो जाएगा, महानदी पे हीराकुंड हो जाएगा। 2 के 3, 3 के 4, 4 के 2, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी। कृष्णा नदी पे कौन कौन सा बांध हो जाएगा, तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, सतलज नदी पे भखड़ा नंगल बांध हो जाएगा, और महानदी पे कौन सा होगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। और भागीरथी कहाँ है, टिहरी बांध है। तो ये हम आप लोगों को
समझाए कहाँ पे मतलब कौन सी नदी पे कौन कौन सा बांध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो अधोलिखित कथन एवं कारण के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक कथन है और एक कारण है, तो दोनों को बताना है कि कौन सा कथन कथन सही है और कारण सही है। तो सही है तो उसका कारण कारण सही बता रहा है कि नहीं, ये चीज देखना है। कि पश्चिमी घाट अरब सागर के तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट अरब सागर जो है, अरब सागर के तीव्र कगार के रूप में खड़े हैं, कि तीव्र ढाल कगार के रूप में कगार के रूप में खड़े हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है मतलब तीव्र ढाल के अनुसार वहाँ पे मतलब तीव्र ढाल के कगार के रूप में खड़ा है। पश्चिमी घाट जो है, जो पश्चिमी घाट की पठार है बहुत तेजी से ढलाऊ है। वो वहाँ पे जल्दी पानी रुकता नहीं है, डायरेक्ट समंदर में जाने में टाइम नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद पश्चिमी घाट भ्रांस कगार के उद्योतक है, ये भी ठीक है। और कारण भी सही है और कथन कथन भी सही है और कारण भी सही है। और इसका कारण बता रहा है कि ये सही है। तो इसमें क्यों कौन सा हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों तो सही है आप लोगों को, और ए आर की ना आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो ये आर आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। कारण मैं बताऊंगा कि भ्रंशन क्या होता है। भ्रंशन वो होता है कि जब पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की पापड़ी जो होता है, किसी दबाव और दबाव के कारण पापड़ी पर किसी दबाव के कारण, आंतरिक दबाव के कारण, बोलिए आंतरिक दबाव के कारण उसमें दरार पड़ जाती है। और बीच वाला भाग या किनारे वाला भाग, बीच वाला भाग यदि ऊपर उठ जाता है या किनारे वाला भाग नीचे धंस जाता है तो उसको भ्रंशन कहते हैं, या उसे बोलेंगे कि ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा पश्चिमी घाट का जो भी पर्वत है ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में टोडा टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। हाँ, टोडा जनजाति जो लोग है, टोडा जनजाति भारत में कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी पर्वत या श्रेणी में पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत में दो जनजाति पाई जाती है, एक है टोडा जनजाति और एक है कोटा जनजाति। कौन कौन सा है? टोडा जनजाति है, टोडा और कोटा जनजाति, दोनों ये पाया जाता है। टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी पर्वत तथा इलायची की पर्वत भी, वहाँ पे इलायची पर्वत भी दोनों जनजाति पाए जाते हैं। ये नहीं कि मतलब नीलगिरी पर्वत में ही पाए जाते हैं, लेकिन बट यहाँ पे नीलगिरी पर्वत दिया है, लेकिन याद रखना है कि नीलगिरी पर्वत और इलायची की पहाड़ी पर भी ये जनजाति पाए जाते हैं। इस जनजाति के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि इन जनजाति का क्या मतलब कि कैसी जनजाति है, क्या इसका मतलब विशेषता है। तो ये जनजाति में पहले क्या होता था कि बहुपति विवाह होता था। ये मतलब एक स्त्री मतलब कि एक से ज्यादा पति अपना बना एक से ज्यादा पति को बना सकती है, वो भी उसी घर के पति, उसी घर के मतलब कि लड़का हो तो, या उसी घर का उस लड़का का भाई हो, तो वो सबसे बेटर होता है उन लोगों के लिए। तो वो क्या होता है कि एक ही घर में, जिस घर में वो लड़की शादी करके गई, तो उसके भाई, उसके जितने भी भाई हैं सबकी वो पत्नी होगी, न कि एक ही का पत्नी होगी। इससे कारण क्या था कि उसमें ये माना जाता था कि उसका जो जो परिवार है, जिसके घर वो लड़की शादी करके गई है, उस परिवार का जो खेतीहर भूमि है या पैतृक संपत्ति है, उसको उसको भाइयों में बंटवारा न हो सके, मतलब संपत्ति की या खेतीहर जमीन की भाइयों में बंटवारा ना हो सके। और एक क्या होता है कि इन लोगों में थोड़ा सा कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा था, तो उस प्रचलन को बचाने के लिए भी, कन्या को बचाने के लिए भी इस जनजाति महिलाओं की संख्या, मतलब कि महिलाओं को, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा पति हो गए तो सब लोग सोचे कि सुरक्षित कर लें कन्या को, नहीं तो फिर हम हमारे जैसा ही व्यवहार, मतलब कि ये घटना घटेगा कि एक से एक चार भाई हम हैं और एक पत्नी है,
तो वो भी दिक्कत है। तो इस कारण से भी मतलब कि इसको मतलब थोड़ा सा इस पे सोचा लोग, तो उसके बाद ये लोग बाद में ये लोग सोचा कि अब कम हो रहा है इन लोगों में जनजाति में ब्याह, मतलब बहुपति प्रथा विवाह धीरे धीरे बहुत घट गया है। तो घटने के कारण अब तो ढेर घट गया है। लेकिन और एक सामाजिक कारण बताते हैं। सामाजिक सुरक्षा, यह प्रथा मतलब कि महिलाओं की एक प्रकार का सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता था। सारे भाई इसकी सुरक्षा करते थे। और अब ये मतलब कि सारे भाई इस महिला को सुरक्षा करते थे। जिस घर में शादी करके जाती थी, तो उस घर में होता था कि चारों भाई या तीनों भाई या दो भाई हो, तो सबकी पत्नी आती, तो सब लोग उसकी सुरक्षा करेगा। तो ये चीज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सुरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। सुरमा घाटी या इसको ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोलते हैं। सुरमा घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी भी बोलते हैं। तो ये सही है। सुरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। दंडकारण्य में कपास की विस्तृत खेती होती है। नहीं, दंडकारण्य में कपास की खेती नहीं होती है। दंडकारण्य में चावल की खेती अधिकांश होती है। यहाँ किसका होता है, तो चावल होता है, चावल की खेती होती है। और गुजरात में धान की खेती नहीं होती है, कपास की खेती होती है। यहाँ पे कपास की खेती होती है गुजरात में। तट में, गुजरात के तट गुजराती तट पे काली मिट्टी अधिकांश पाया जाता है, और इस कारण वहाँ कपास की खेती अधिक होती है। और निचले गंगा मैदान में मूंगफली की विस्तृत खेती होती है। मूंगफली नहीं होगा, ये होगा किसका, तो जूट की खेती होता है। जूट की खेती यहाँ पे होती है। निचली गंगा के मैदान में जूट की विस्तृत खेती होती है। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा इसमें आंसर, ये इसका आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती होती है। दंडकारण्य में किसकी खेती होती है, तो चावल की होती है। गुजरात तट पे किसकी खेती होती है, कपास की खेती होती है। निचले गंगा के मैदान में जूट की खेती होती है। जैसे कि बिहार में पूर्णिया जिला हो गया, या बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा, आज भी विश्व में सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में ही होता है। जूट उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो विश्व में भी अब आज के डेट में भी बांग्लादेश में जूट का खेती सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पे बनाया गया है। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो उड़ीसा में बनाया गया है। ये 1957 के आसपास, 1957 में निर्मित हुआ था ये बांध। और ये बांध संसार संसार का, या आज के डेट में एशिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध एशिया का सबसे लंबा बांध है। और भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का वो बोलिए। अभी तो चीन में एक उससे बड़ा डैम बन गया है, तो उसको अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन बट ये है कि एशिया का सबसे बड़ा बांध, लंबा बांध आज भी है ये महानदी पे, हीराकुंड बांध। कितना इसका किलोमीटर लंबाई है, तो 25.8 किलोमीटर की लंबाई में है। 25.8 किलोमीटर अब आज भी इसका लंबाई है, इस हीराकुंड बांध की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और कुछ देख लेते हैं, महानदी पे कौन कौन सी बांध है। तो महानदी पर रुद्री बांध है, जो छत्तीसगढ़ में है। रुद्री बांध यहाँ पे पड़ता है, इसको लिख देते हैं, रुद्री बांध। और कौन सी बांध है, तो गंगरेल बांध है, एक गंगरेल बांध है। गंगरेल बांध है महानदी पे। और एक हीराकुंड तो हम बताइए दिए। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और गोदावरी नदी पे बांध कौन कौन सा है, गोदावरी नदी पे जयकवाड़ी बांध है और पोचमपंद बांध है। गोदावरी नदी पे कौन कौन सी बांध है, तो गोदावरी नदी पे आप लोगों को बताएं, जयकवाड़ी बांध और पोचमपाद बांध। जयकवाड़ी
और पोचमपंत बांध है। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है ना, एक पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है राष्ट्र। और ये पड़ जाता है आप लोगों को कहाँ पड़ जाता है, तेलंगाना में ये पड़ जाता है, ये तेलंगाना में पड़ जाता है, ये तेलंगाना में पड़ जाता है पोचमपंत बांध। और कोसी नदी पे, एक कोसी नदी पे एक ही बांध है, कोसी बांध है, कोसी नदी पे एक ही बांध है, ए, कोसी नदी पे एक ही बांध है, कोसी नदी बांध है। और ये बराक नदी पे देख लेते हैं, बराक नदी पे कौन कौन सी बांध है। तो तिलैया बांध है। और बराक नदी पे कौन कौन सी बांध है, तो अब तिलैया बांध है, झारखंड में है। और मेथन बांध है एक, मेथन बांध बनाया गया है, और तिलैया बांध बनाया गया है, तिलैया बांध इस पे है। और कोसी कोसी बांध कहाँ पड़ता है, कोसी बांध, कोसी बांध ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसमें करीब करीब 52 गो फाटक है। इसमें कितना है, 52 गो फाटक है नेपाल में। भीमनगर में स्थित ये कोसी बांध है, भीमनगर में ये एक कितना है, कहाँ पे है कोसी बांध, तो नेपाल में भीमनगर में एक बांध है, कोसी बांध है। उसमें 52 फाटक है, और नहीं 56 फाटक है। और 56 फाटक जब बारिश का मौसम आता है, जुलाई जून जून जुलाई अगस्त में, तो सोचिए कि कितना बाढ़ लाता होगा बिहार में। बिहार का तो एकदम, बिहार को इस नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, इसलिए कि इतना बाढ़ ला देता है कि हद से ज़्यादा। ये आप कोसी नदी आप लोगों को सुपौल के पास एंट्री करती है बिहार में, और कटिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो सुपौल और कटिहार दोनों का सोचिए कि इतना बुरा हाल रहता है कि हद से ज़्यादा। उन लोग वहाँ की आज भी जनता बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, उसको बोलेंगे कि इतना गरीबी रेखा के नीचे कि जब भी बाढ़ आता है, हर साल तो बाढ़ आना ही है, तो हर साल बाढ़ आएगा तो जो लोग भी घर मकान बनाए होंगे, टप्परी छप्परी बनाए होंगे, तो वो सोचिए कि वो क्या होता है कि अब उन लोगों को बांध के ऊपर जाना पड़ता है, और बांध टूट गया तो वो लोग भी चले गए। उसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि वो बांध चलेगा कि नहीं चलेगा। बट ऐसा है कि देखिए, बांध का तो बिहार में बांध का तो आदमी चाहे हमारे मतलब कि राजनीतिज्ञ जो जो हैं, या नेता हैं, या विधायक हैं, या सांसद हैं, चाहे तो वो चीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब कंट्रोल हो जाएगा तो पैसा कहाँ से खाएंगे, सबसे बड़ी तो ये बात है कि पैसा कहाँ से मिलेगा उन लोगों को इतना। अब रूस ऐसा है कि वो अपना एक अरल सागर को सुखवा दिया। रूस रूस के पास इतना ताकत है कि वो एक सागर को ही सुखवा दिया, पानी खींच खींच। और यहाँ पे बिहार में हमारे एक बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोचिए कि हम लोग कहाँ हैं, 2025 में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी 2025 में एक बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो क्या हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। कितना मतलब कि शर्म की बात है कि हमारे भारत में भी मतलब कि ऐसी स्थिति, मतलब बिहार की ही बात नहीं बोल रहे हैं, बिहार में भी है बाढ़, उत्तर प्रदेश में भी है, और पूर्वोत्तर भारत में भी है। तो सोचिए कि बाढ़ की स्थिति इतना आ जाता है कभी कभी कि लोगों को बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। उसमें कितना लोग पानी में तो दह जाते हैं, कितना लोग की मृत्यु हो जाती है। अब जो तैर नहीं पाता है, और तैरेगा तो कितना तैरेगा। अब एकाएक सोए हैं रात में आ गया बाढ़, तो वो लोग कहाँ जाएगा। एकाएक तो अपना खटिया बिछौना लेके जाएगा नहीं, और भाग कितना भी भागेगा तो वो तो बाढ़ में जा जाएगा। और बाढ़ बाढ़ से बेहतर होता है क्या कि उन लोगों को भुखमरी, भुखमरी उन लोगों को खाने के लिए लाला पड़ जाता है। देखते हैं कभी कभी हेलीकॉप्टर से पैकेज, वो भी सड़ा हुआ खाना गिराता है लोग। कभी भी नेता जाके वहाँ पे बोले कि हाँ भाई, हमारे तरफ से इस बांध पे खाना बन रहा है, हम जितना दिन बाढ़ रहेगा हम आप लोगों को खाना खिलाएंगे, हम अपने अपने अथी से फंड से फ्री में आप लोगों को खाना खिलाएंगे, वो भी नहीं। वो लोग सोचिए कि कैसे बेचारा जी रहा होगा, कितना उन लोग को कष्ट में जी रहा होगा कि खाना, एक टाइम का खाना वहाँ पे क्या होगा, भूखमरी होगी।
जो छोटे-छोटे बच्चे हो गए, उन लोगों को खाना पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बहुत सारा कमज़ोर कमज़ोर हो जाएँगे वो लोग। तो इस कारण से वहाँ पे भी बहुत मतलब जहाँ-जहाँ बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पे अभी हाल ही में देखिए ना बक्सर के पास एक जमनिया गाँव है। वो पूरा का आधा से ज़्यादा वो लोग मतलब कि वहाँ से आधा से ज़्यादा घर गंगा जी में समा गया। कितना मतलब कि दयनीय स्थिति वहाँ का होगा और कोई आज तक नेता नहीं गया कि हाँ, हम यहाँ पे जाके इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इस साल आ गया तो आ गया, लेकिन अगले साल इसको मैं कंट्रोल करूँगा, चाहे जैसे भी हो, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। मैं केंद्र सरकार से जितना भी लड़ना हो, लड़ के पैसा लूँगा और पैसा लेकर इस बाढ़ को कंट्रोल करूँगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ होना चाहिए हमारे नेताओं में, लेकिन बट यहाँ पे है कि जितना पैसा खाना है, जितना पैसा पॉकेट में आ जाए, दुनिया भाड़ में जनता भाड़ में जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों को कभी-कभी खोपचा में लेना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी राज्य हो या किसी भी देश अपना देश हो या किसी देश का किसी भी राज्य हो, कोई भी मतलब जब भी चुनाव आ रहा है तो 5 से 10 साल एक नेता को रखिए, 10 साल से 11वाँ साल किसी कीमत पे भी मत आने दीजिए उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन 15वाँ साल वो आएगा ना, 5 से 10वाँ साल जो जैसे ही वो नेता आएगा, वो उसको लगेगा कि नहीं अब हम हमारे को हमको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो आज देखिए बिहार में भी क्या है स्थिति कि बिहार में हर आशा मतलब कि आशा वाली जो लेडीज़ होती हैं, उन लोग को 10-10 हज़ार रुपए बाँट रहा है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बाँटने से अच्छा है कि डायरेक्ट बाँट दो कि हम 10,000 रुपया दिए हैं, 10,000 में क्या होगा उन लोगों को? चाहे किसी फैमिली को 10,000 में क्या होगा आज के डेट में? खूब होगा तो 2 माह खाना खाएगा, उससे क्या दिक्कत है? उससे उससे उसका तो जीवन पोषण पालन नहीं होगा। अरे यार कुछ ऐसा करना है तो वहाँ पे आप कुछ फैक्ट्री दीजिए, कंपनी दीजिए या कुछ रोज़गार ऐसा कीजिए कि रोज़गार वहाँ पे चले। ऐसा थोड़ी ना है कि सारा बिहार ही बाढ़ ग्रसित है तो इसके चलते वहाँ पे बाढ़ आने के चलते वहाँ पे कंपनी नहीं जाएगी। जाएगी क्या नहीं? बहुत सारी जगह है बिहार में जो कि यहाँ पे मतलब कि कंपनी बैठ सकती है। आज भी डालमिया नगर की फैक्ट्री डालमिया फैक्ट्री है कि उसका इतना जगह है, इतना स्पेस है कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम 50,000 से 1 लाख 1 लाख कहिए 1 लाख आदमी वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि डालमिया नगर में जो काम करेगा वही उसी को रोजगार बोलेंगे। वहाँ से बाहर में जो भी एक जो भी मतलब गरीब आदमी एक वहाँ पे ठेला भी लगाए या पान की गुमटी भी लगाए तो वो भी उसका उससे जीवन पोषण पालन चलेगा, इसलिए कि वहाँ पे जितना भी लोग हैं वहाँ पे वहाँ किराना दुकान बहुत ज़्यादा चलेगा तो वो फैक्ट्री खुलने से कंपनी खुलने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगी, लेकिन बट वहाँ क्या क्या है कि अब वो बंद हो गया तो वो बंद हो गया, अब उसको खुलने इतना चीनी मिल बंद है हमारे बिहार में कि उसको खोल दिया जाए तो कम से कम 20 से 25% तो और 20 से 25 का 30% तक बेरोजगारी तो आराम से कंट्रोल हो सकती है। जैसे जैसे बेरोजगारी कंट्रोल होगी वैसे वैसे आदमी वहाँ पे शिक्षित होंगे, लेकिन बट वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो इसके चलते अब ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी राजनेता को एक से दूसरी दूसरी से तीसरी बार न लाया जाए और वो लाने के मतलब है कि वो नेता आप पे आज मतलब कि 10,000 रुपया दे के या 5,000 रुपया दे के और 5 केजी अनाज दे के आप सोच रहे हैं कि 5 केजी अनाज पे हम पूरा ज़िंदगी काट लेंगे, तो कुछ नहीं कटेगा आप लोग खुद अपने बच्चों के पेट पे और शिक्षा पे लात मारे हैं। आज के डेट में ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा और शिक्षा से ज़्यादा शिक्षा हो गया ये क्या बोलते हैं इसको हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा और हॉस्पिटल से ज़्यादा सब लोगों को ज़्यादा धर्म की चिंता है। धर्म को बचाने के लिए सब लोग सोच रहे हैं कि राम मंदिर है चाहिए और सारा मंदिर बन रहा है, ठीक है, मंदिर बनवाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें शिक्षा भी डालिए कि उस मंदिर के ट्रस्ट से एक स्कूल चलेगा या ये कॉलेज चलेगा, चाहे एक हॉस्पिटल चलेगा, उसमें फ्री निःशुल्क सेवा दिया जाएगा या जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे या जो भी हॉस्पिटल में इलाज कराने आएगा, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पटना में एक है हनुमान मंदिर, वहाँ का महावीर कैंसर संस्था है, वो भी वहाँ से हनुमान मंदिर के जितना भी पैसा आता है वहाँ से महावीर कैंसर संस्था में जाता है और वहाँ से सबको इलाज होता है कैंसर संस्था में। तो वैसे वैसे बहुत सारे ट्रस्ट खोला जाना चाहिए मंदिर के नाम पे। आखिर पैसा जा कहाँ से रहा? सारा काला धन तो उसी में है अभी। जितना भी ट्रस्ट है चैरिटी है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है और पैसा क्या करना है यार? जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है।
तो इसके चलते ये चीज़ें होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है कहाँ पे? केदारनाथ और बद्रीनाथ का वायु हिमालय में स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ है? तो कमायूं हिमालय में स्थित है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। कमायूं हिमालय उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है कमायूं हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। नंदा देवी है। नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या बोला है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? तो कौन सी? दूधसागर, धुआंधार, लैंड सिंह और नेहकलिकाई प्रपात है। ठीक है, नेहकलिकाई प्रपात है। तो इसमें क्या है, दूध सागर जो कौन सा गोवा में है ना, तो दूध सागर है, जल प्रपात है। धुआंधार जल प्रपात कहाँ है? धुआंधार नहीं नहीं सॉरी, कौन सा है? ये नहीं है यार। दूध सागर, दूध सागर जल प्रपात है गोवा में, मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी पे है ये। मांडवी, मांडवी नदी पे है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पाणजी पड़ता है गोवा की राजधानी। राजधानी कहाँ पड़ता है? पाणजी पड़ता है। तो दूध सागर कहाँ पे है? तो मांडवी नदी पे है। और गोवा में देखिए, और एक बात है कि गोवा हमारा आज़ादी के 14 साल बाद आज़ाद हुआ था। हमारा हम तो आज़ाद हुए कितना 47 में। लेकिन गोवा कब हुआ आज़ाद हुआ? तो गोवा आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 को। गोवा कब आज़ाद हुआ? और ये इस पे कब्जा कब हुआ था हमारे गोवा पे? तो गोवा पे पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था। कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में, ये ईस्वी में ये पुर्तगालियों ने इस पे गोवा पे कब्जा कर लिया था। और 400 करीब करीब 421 साल बाद ये 19 दिसंबर 1961 को हमारा गोवा आज़ाद हुआ था। और कैसे आज़ाद हुआ? तो यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। इसके अनुसार मतलब इस विजय ऑपरेशन के तहत हमारा गोवा और दमन द्वीप दोनों को आज़ाद कराया गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन और दीव को हमारा गोवा को आज़ादी मिली थी। कौन सा ऑपरेशन था? तो विजय ऑपरेशन है। विजय ऑपरेशन के द्वारा गोवा विजय ऑपरेशन के द्वारा हमारा गोवा को आज़ाद कराया गया था, स्वतंत्र कराया गया था। करीब करीब 14 साल बाद, आज़ादी के 14 साल बाद ये मतलब कि आज़ाद हुआ था। फिर अब देखिए क्या है कि लैंडसिंग जलप्रपात कहाँ पे है? लैंडसिंग जलप्रपात कहाँ पे है? तो लैंडसिंग जलप्रपात है एक मेघालय में है। मेघालय राज्य की खासी हिल्स के पास है। लैंडसी जलप्रपात कहाँ है? तो ये है हमारा लैंडसी एक जगह है।
गोवा मेघालय में लैंडसी एक जगह है, लैंडसी लैंडसी कौन सी है? हाँ, मेघालय की नहीं नहीं, ये लैंडसी जगह नहीं है, खासी हिल्स है, सॉरी खासी हिल्स है, इसको खासी हिल्स से बोलेंगे मेघालय में। हिल्स के पास है ये धुआंधार, कौन सा है? तो लैंडसिंग जलप्रपात है हमारा, लैंडसिंग जलप्रपात है हमारा, कहाँ पे है? तो मेघालय में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? धुआंधार जलप्रपात हमारा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है धुआंधार। ये कौन सा नदी पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नर्मदा नदी पे पड़ता है। जबलपुर के पास ये हमारा धुआंधार जलप्रपात है। और कौन सा है एक? नेक नेह नेह कलिकाई एक जो है जलप्रपात, ये कहाँ पे है हमारा? नेह कलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये भी मेघालय राज्य में स्थित है। नेह कलिकाई के बारे में हम कुछ आप लोगों को एक हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि नेह कलिकाई उसका नाम क्यों पड़ा। तो नेह कलिकाई नाम इसलिए पड़ा, ये कहाँ पे है? तो मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है, चेरापूंजी के पास स्थित है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये इसकी सबसे ऊंचाई है 340 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? तो 340 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। ये जलप्रपात है 340 मीटर इसकी ऊंचा है। नामकरण नामकरण इसका कैसे हुआ? तो नामकरण हुआ कि किलाई नामक एक महिला थी वहां पे, किलाई नामक, जो कि ये किलाई है, कलिकाई, कलिकाई इसको बोलेंगे। कलिकाई नामक एक महिला है, उसकी बेटी थी नेहा, नेहा उसकी बेटी थी। तो क्या हुआ कि वो अपने बेटी को मारकर उसकी मांस खा गई। ने कलिकाई नाम की एक औरत थी, महिला थी, जो कि अपने बेटी नेहा की का मारकर उसकी मांस खा गई। और मांस खाने के बाद उसको एहसास हुआ कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, ऐसा मतलब कि एक माँ के नाम पे धब्बा हो गया, मैं अब इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। तो इसके चलते मैं क्या सोची कि इस यहाँ पे जाकर जल पर मतलब ये मेघालय में मतलब कि जहाँ पड़ता है चेरापूंजी के पास है, तो वहां से जाकर इसी चट्टान से जाकर छलांग लगा दी, इस चट्टान से जाकर छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद वो भी मर गई। तो इसके इसी महिला के नाम पे क्या पड़ा है? नेह कलिकाई जलप्रपात इसका पड़ा है नाम, इसी के नाम पे नेह कलिकाई जलप्रपात इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो जिला दारा किसे जोड़ता है? जो जिला दारा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला दारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये कहाँ और कौन सा है? हाँ, शिमला। और देखिए ये तो वो जो जिला दारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। और शिमला को तिब्बत से कौन सा दारा जोड़ता है? तो सिपकिला दारा जोड़ता है। स से शिमला, स से सिपकिला, स से शिमला और स से किसको किसको जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये। सिपकिला को और तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दारा शिमला को। और दार्जिलिंग को तिब्बत से कौन सा दारा जोड़ता है? तो नाथुला दारा जोड़ता है। दार्जिलिंग को कौन सा जोड़ दार्जिलिंग को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? तो नाथुला दारा जोड़ता है। और श्रीनगर को पाकिस्तान से
नहीं, इसको गिलगिट से जोड़ता है। जब पाकिस्तान, देखिए क्या है कि ये गिलगिट कहाँ है, तो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो इसके चलते ये पाकिस्तान का भाग नहीं बोलेंगे। ये गिलगिट रहता तो गिलगिट को बोलते हैं। जब हमारा ये भाग है तो हम उसको पाकिस्तान को क्यों देंगे, पाकिस्तान का काम नाम क्यों लेंगे, गिलगिट में है। तो बुर्जिला दरा ये है, ये इसको बुर्जिला दरा जोड़ता है श्रीनगर को गिलगिट से। यहाँ पे गिलगिट कर देते हैं तो हो जाएगा। इसको कौन सा जोड़ता है, बुर्जिला दरा जोड़ता है, बुर्जिला दरा जोड़ता है इसको। एक खैबर दरा है जो पाकिस्तान को पेशावर से जोड़ता है, पाकिस्तान के पेशावर को अफगानिस्तान से काबुल को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दरा। उसको पाकिस्तान के कौन सा है जगह, तो पाकिस्तान के पेशावर है, और अफगानिस्तान का कौन सा है, काबुल है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला दरा को कौन सा है, खैबर दरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोरोमंडल तट का विस्तार, कोरोमंडल तट का विस्तार विस्तार है, हाँ ठीक है। कोरोमंडल तट का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो ये है हमारा कुमारी, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप से लेके कृष्णा नदी डेल्टा तक है। और कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नहीं है। और सूरत से लेके गोवा तक नहीं है। और सौराष्ट्र से सूरत तक नहीं है। तो हम कुछ आप लोगों को मंडल, मतलब कि जो तटीय मंडल है उसके बारे में हम कुछ बताते हैं कि कहाँ से कौन सा मंडल कहाँ तक है। तो देखिए ये है हमारा उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ से पड़ जाता है, तो ये पूरा उसी उड़ीसा राज्य को ये घेर रहा है। उड़ीसा राज्य को जितना भी उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है उसको उत्कल तट बोलते हैं। और थोड़ा सा बीच में उत्कल तट के, और यहाँ से उड़ीसा के बीच से लेके नॉर्दर्न को, नॉर्दर्न कैरिसस कैरिकरस बोलते हैं इसको। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक, और आंध्र प्रदेश के बीच में लेके कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको। और ये आप लोगों को केप कोमरिन हो गया दक्षिणी बिंदु, और भारत की। और यहाँ से देखिए मालाबार तट कहाँ से पड़ जाता है, पूरा केरल। पूरा केरल को मालाबार तट से घेर दिया गया है। और कौन सा ये है कोस्ट है, कोनन तट है। कोनन तट कहाँ से है, महाराष्ट्र से लेके और कर्नाटक तक है। महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक कौन कौन सा तट है, तो कोनन तट है। और गुजरात प्लेन कहाँ से है, तो यहाँ पे गुजरात में ये पड़ जाता है। और कच्छ का रण ये यहाँ पड़ जाता है। कठवार के ये इसको छोड़िए, ये सब कोई ये थी नहीं है। लेकिन ये तट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोनन तट कहाँ पर पड़ जाता है, मालाबार तट कहाँ पड़ जाता है, कोरोमंडल तट कहाँ पड़ जाता है, और उत्कल तट कहाँ पड़ जाता है। एक ये याद कर लीजिएगा, एक ये याद कर लीजिएगा आप लोग, और तीसरा में ये, और चौथा में ये चार तट याद कर लीजिएगा। चारों तटों को मतलब कि सही से याद करने के बाद ये क्वेश्चन आता है एनी टाइम, पीसीएस लेवल पे तो बहुत बढ़िया से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हिमालय का निर्माण भू प्रॉपर्टी के भ्रंश के कारण हुआ है। नहीं, हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलिडोनिया पर्वत समूह का अंग है। हिमालय की उत्पत्ति तैथिस सागर के संपीड़न होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये सही है। तैथिस सागर था हिमालय के पास, जहाँ आज हिमालय है वहां पे तैथिस सागर था। तैतीस सागर था। और वो उसको संपीड़न, जो कि मोरदार पर्वत उसको बोलते हैं, संपीड़न, तो उसके कारण हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ बताते हैं कि ये क्या था। तो हमारा जो पृथ्वी था, ये हमारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी
पृथ्वी क्या था हमारा, पहले एक पृथ्वी क्या था कि मान लीजिए कि देखिए पृथ्वी का हिमालय पर्वत का कब हुआ था, तो ये क्रिटेशियस युग में मतलब कि ये तेथिस सागर जो था वहीं पे तेथिस सागर के उत्तरी भाग में यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो था, ये दोनों को मतलब कि टकराने से संपीड़नी बल उत्पन्न हुई और वहां पे हिमालय का निर्माण हुआ। कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट एक हो गया और एक भारतीय प्लेट हो गया। यह गोंडवाना लैंड का जो भाग है उसका मतलब कि उसका भाग है जो कि उत्तर तरफ थोड़ा सा खिसकने के कारण हमारा भारतीय प्लेट को और घिसका दिया और वो वहां पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वहां से हुई है। देखिए अब यहाँ पे एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत काम करता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनार एक भूगोलवेत्ता थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को और अल्फ्रेड वेगनार नामक भूगोलवेत्ता थे। उसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था, तो 1912 में दिया था। अल्फ्रेड वेगनार ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1912 में दिया था। और इसके इसी कारण क्या होता है कि महाद्वीप महाद्वीप जितना भी हमारे पृथ्वी पे महाद्वीप है, सब थोड़ा थोड़ा इधर है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, जिसे भी हो वो अपना जिधर जगह मिल रहा है वो थोड़ा घसक रहे हैं। और प्लेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा प्लेट मतलब कि थोड़ा सा हिलते डोलते रहता है। तो इस कारण से हमारा ये तैतीस सागर के ऊपर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत यह बताता है कि देखिए यह सिद्धांत ये बताता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मतलब महाद्वीपीय सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के महाद्वीप के समय देखिए पृथ्वी पर पूरा महाद्वीप मतलब कुछ भाग पे महाद्वीप था। और जो महाद्वीप था एक ही जगह एकत्रित था और बाकी सब 33 सागर था। बाकी जितना भी जगह था वो 33 सागर था। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये बस 5 मिनट और, ये क्या हो गया कि विभा ये हमारा क्या होगा, पेंजिया था एक, ये पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था। ये मान लीजिए कि पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था हमारा। पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था। और ये महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ये बीच में से टूटने लगा। और जब ये टूटा तो इसको ये दो भाग में बांटा बांटा गया। ये कौन कौन सा भाग बांटा गया था, तो एक पेंजिया धीरे धीरे ये अलग होने लगा। और आरंभ में ये मतलब कि ये दो, आरंभ में तो एक ही जगह था लेकिन ये धीरे धीरे टूटकर अलग होने लगा और ये दो भागों में बटा गया। दो भागों में कौन कौन सा बटा गया, तो इसको एक और चित्र बनाते हैं। और ये हो गया आपका 33 सागर हो गया। ये जितना भी है ये 33 सागर हो गया आप लोगों को। और ये बटा कौन सा, तो इसको बोलते हैं, जब दो भागों में बटा तो इसको बोलते हैं लोरेंसिया। लोरेंसिया इसको बोलते हैं। और इसको बोल देते हैं गोंडवाना। अब ये भाग इधर घसकने लगा धीरे धीरे। तो और ये भी भाग टूटने लगा, टूट टूट कर घसकने लगा। तो और यहाँ यहाँ पे यूरोपियन प्लेट था, यहाँ पे ये भी भाग टूटा तो ये यूरोपियन प्लेट था। और ये इधर घसकने लगा और ये इधर इधर घसकने लगा, घसकने घसकते जब ये क्या था कि ये थोड़ा सा भारी प्लेट था और ये हल्का प्लेट था। तो हल्का प्लेट और भारी प्लेट, जब ये दो प्लेट है, ये
ये जब भारी होगा, ये भारी प्लेट है, इसका घनत्व ज़्यादा है, और ये हल्का प्लेट है, हल्का प्लेट है। तो जब भारी प्लेट नीचे घसेगा और ये ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे ये ऊपर उठेगा और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पहाड़ की उत्पत्ति होगी। तो इस कारण से हमारा हिमालय पर्वत का मतलब कि हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को अच्छा क्रम में स्थित कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देखिए, ये भी बोल रहा है अवरोही क्रम बोल रहा है, ज़्यादा से कम। मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सह्याद्री क्षेत्र में होता है। उसके बाद कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सह्याद्री क्षेत्र में होता है हमारा ये बारिश। उसके बाद कहाँ होता है, गंगा डेल्टा मैदान में होता है। दो एक उत्तर पूर्वी प्रदेश में होता है। दो एक तीन और पूर्व उत्तरी गुजरात में होता है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में जाइएगा तो गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ पे पड़ जाता है क्या बोलते हैं, राजस्थान। राजस्थान और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, इसलिए कि वहाँ पे थार मरुस्थल है। तो इस कारण वहाँ पे मरुस्थल के कारण वहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है। जो कि अरावली पर्वत सीधे तिरछी है, वो बारिश होने ही नहीं देता है, सीधे हवा निकल जाता है नमी युक्त लेकर। तो यहाँ से बहुत कम बारिश होती है। सह्याद्री में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। गंगा डेल्टा के मैदान में भी बारिश होता है, इसलिए गंगा डेल्टा के मैदान में इतना ये क्या बोलते हैं, पौधे हैं, ये पेड़ है कि वहाँ पे बादल को आकर्षित करके वहाँ पे अपने तरफ खींच लेते हैं। तो सह्याद्री के बाद कहाँ होता है, गंगा डेल्टा का मैदान। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब बंगाल की खाड़ी से जाती है और गारो खासी हिल से टकरा के फिर वो पश्चिम तरफ मुड़ जाती है। पश्चिम तरफ मुड़ने के कारण बिहार और पूर्वी यूपी में अच्छा बारिश कराती है। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, और कौन सा अच्छा नदी का नाम दिया है और शहर बस्ती दिया है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो हमारा है कौन सा शहर बसा हुआ है, तो गंगा नदी कानपुर के पास बसा हुआ है। गंगा नदी कहाँ बसा हुआ है, तो कानपुर के पास बसा हुआ है। और कृष्णा कृष्णा विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। और महानदी के पास कटक बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के पास तेजपुर शहर बसा हुआ है। तो ये शहर है और कुछ नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों को। तो गंगा नदी ए बी सी ए बी डी किस में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों में निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है। अच्छा हाँ, दक्षिण से उत्तर ये बोल रहा है कि दक्षिण से ओ सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणी को सजाना है, और कौन कौन सा कहाँ पे है। तो ये हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सा श्रेणी कहाँ पे है। तो ये हो गया देखिए, काराकोरम लद्दाख। काराकोरम सबसे उत्तर में है, तो इसको ऐसे ही काट देंगे। लद्दाख बीच में है, इसको भी काट देंगे। और जास्कर भी नहीं पड़ जाता है। काराकोरम सबसे ऊपर पड़ जाता है, तो ये तो सही है। लेकिन जास्कर पीर पंजाल नहीं पड़ जाता है, पीर पंजाल भी नीचे पड़ जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, पीर पंजाल, जास्कर और काराकोरम लद्दाख पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और भाषा। अच्छा हाँ, ये क्या बोल रहा है, भाषा भाषा जो दिया है और भाषा मोजोक परिवार दिया है। और भाषा मतलब ये एक क्या है, ट्राइबल है, जनजाति है। और ये जनजाति कौन सी भाषा कहाँ बोलती है, कौन सी जनजाति। तो ऑस्ट्राइक जनजाति कहाँ पे है, द्रविड़ जनजाति कहाँ पे है, और चीनी तिब्बत कहाँ पे है, इंडो आर्यन कहाँ पे है। तो इंडो आर्यन कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इंडियन आर्यन संस्कृत भाषा बोलते हैं। चीनी बोलते हैं, चीनी तिब्बती बोलते हैं, लेप्चा बोलते हैं। द्रविड़ कौन सा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। और अष्टाइक संथाली बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नदी का आधुनिक नाम और ऋग्वेद। अच्छा हाँ, नदी का नाम है और ऋग्वेद में इसका इसका कौन सा नाम पड़ता है। नदी जो है उसको ऋग्वेद में इस नदी का कुछ नाम है, क्या क्या नाम पड़ जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा नाम पड़ जाता है। तो इसमें क्या पड़ जाता है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस नदी और झेलम नदी। तो
झेलम नदी, सतलज नदी को क्या बोलते हैं? इसमें सतलज नदी को बोलते हैं सुतुद्री। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? लोहित नदी बोलते हैं। ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है लोहित। और इंडस नदी को सिंधु नदी बोलते हैं ऋग्वेद में। और झेलम नदी को विस्ता नदी बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? भेड़घाट जलप्रपात और हुंडूर जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कहाँ कहाँ पड़ जाता है आप लोगों को? तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पड़ जाता है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे पड़ जाता है। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे पड़ जाता है। और भेड़घाट कहाँ पड़ जाता है? भेड़घाट नर्मदा नदी पे पड़ जाता है। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पे पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 नहीं, 2 3 1, 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसका एक आंसर, एक नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दामोदर नदी पेंगोंग पेंग अभाव, अच्छा ये डैम है। ये दामोदर नदी पे कौन सा डैम है? और किस नदी पे कौन सा डैम है? महानदी पे कौन सा है? और चंबल नदी पे कौन सा है? और सतलज नदी पे कौन सा है? तो इसको देख लेते हैं। तो दामोदर नदी पे कुनार डैम है। दामोदर नदी पे कौन सा है? कुनार डैम है। और महानदी पे कौन सा है? तो नारज डैम है। महानदी पे नारज डैम है एक। और चंबल नदी पे गांधी सागर डैम है। अब पेंग पेंग अभाव कहाँ पे है? सतलज नदी पे ये डैम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। तो पश्चिमी घाट कौन सा है? एक ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट कौन सा है? एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं? कि जब पृथ्वी के ऊपर जो जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे आंतरिक आंतरिक बल के कारण जब दबाव पड़ता है और उसमें दरार पड़ जाती है पापड़ी पे, पृथ्वी के पापड़ी पे दबाव पड़ता है। और उस दबाव के कारण क्या होता है कि उस दबाव के कारण क्या होता है कि एक भाग ऊपर उठ जाता है और एक भाग, दो भाग नीचे उठ जाता है। तो उस भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। या ये मतलब कि उस भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, ये चीज़ आप लोगों को पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के बारे में बताएं। और ए, और आप लोगों को कुछ बता, वलित वलित पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत के बारे में देखिए, पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ से है? तो ताप्ती नदी के किनारे से लेके, ताप्ती नदी के मुहाना से लेके ये आप कन्याकुमारी तक बोल देते हैं। तो कन्याकुमारी तक आप बोलेंगे तो इसको पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ से है? तो आप यहाँ से ले लीजिए, कन्याकुमारी से लेके यहाँ यहाँ ताप्ती नदी से लेके यहाँ तक ये 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक पड़ता है ये पश्चिमी घाट। और और इसमें कितना पड़ता है? तो 1600 किलोमीटर पड़ जाता है पश्चिमी घाट। चलिए ठीक है, वलित पर्वत आप लोगों को बताए हैं। वलित पर्वत पहले ही बताए हैं। और अवशिष्ट पर्वत भी बताएं। अवशिष्ट पर्वत वो होता है जो कि जो कि बहुत पुराना साल, लाखों वर्ष पहले जो पर्वत, वो अवशिष्ट पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि जो लाखों वर्ष पहले जो पर्वत है उसको मतलब किसी कारण से अपर्दन हुआ। अपर्दन के बाद जो शेष भाग बचा है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत वो होता है कि जो दो दो मतलब दो चट्टान या दो प्लेटें आपस में जब टकराती है तो वहां पे क्या होता है कि एक मुर्दार पर्वत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो प्लेटें हैं और ये इधर इधर टकराएगी तो ये यहाँ पे मोड़दार, मतलब कि ये वलित वलित होगा। मतलब कि ये थोड़ा सा यहाँ पे घुमाव पर्वत बन जाएगा। वलित होने लगेगा। तो इस कारण से इसको वलित पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत बता दिए, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत बता दिए, और ब्लॉक पर्वत ही बता दिए। इसके साथ अब देखते हैं, ये हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज था। और 25 क्वेश्चन उसको मत लीजिएगा, ये लीजिएगा कितना? तो ये आप लीजिएगा 100 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये आप लोगों के लिए ये एक सीरीज था 25 क्वेश्चन का।
और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको देखने के लिए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और सारे दोस्तों में बांटिए ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ फायदा हो पढ़ने में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।